भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड पर आधारित है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर आयोग, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के साथ-साथ और भी कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर। सही कहा। और ये जानना जरूरी है कि ये क्लास ना केवल बीपीएससी और यूपीएससी के लिए, बल्कि किसी भी स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसलिए सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, हमारे साथ निरंतर बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्द ही 72वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की विशेष क्लास शुरू की जाएगी। अरे वाह! मतलब जिससे 30 में से लगभग 25 प्रश्न सीधे हमारी क्लास से आने की पूरी संभावना है। एकदम सही। साथ ही आज की क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आईएएस पीसीएस क्वेश्चन आउट टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं स्लाइड नंबर 1 से 15 तक के सभी महत्वपूर्ण बिंदु। तो आज हम एनसीईआरटी और घटना चक्र के सार को मिलाकर 1919 से 1922 के जन आंदोलनों का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। अगर मैं इस दौर को एक तस्वीर की तरह देखूं ना, तो कल्पना कीजिए कि एक ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से मंजिल की तरफ दौड़ रही है। इंजन पूरी ताकत लगा रहा है, मुसाफिरों को मंजिल बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, और अचानक कोई इमरजेंसी ब्रेक खींच दे। बिल्कुल झटके से सब कुछ रुक जाता है और एक गहरी खामोशी छा जाती है। भारतीय इतिहास में 1919 से 22 का समय बिल्कुल इसी बेकाबू ट्रेन और उस अचानक लगे ब्रेक की कहानी है। ये एनोलॉजी बहुत सटीक है। इन 3-4 सालों में जो लहर उठी थी, उसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस समय की जमीनी हकीकत को देखना होगा। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद का समय। हाँ, युद्ध खत्म हो चुका था। भारतीयों ने इस उम्मीद में अंग्रेजों का साथ दिया था कि युद्ध के बाद उन्हें स्वशासन, मतलब अपनी सरकार चलाने का कुछ अधिकार मिलेगा। लेकिन इनाम में क्या मिला? धोखा, दमन और बहुत ही कड़े कानून। बिल्कुल। इस पूरे उथल-पुथल वाले दौर को हम मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर समझ सकते हैं। पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा पंजाब में हुए अत्याचार यानी जलियांवाला बाग, और तीसरा खिलाफत का प्रश्न। अगर हम स्लाइड 2 के हिसाब से रोलेट एक्ट की बात करें, तो इसे समझना बहुत सीधा है। ये ऐसा था जैसे किसी खेल के बीच में रेफरी अचानक सारे नियम बदल दे और कहे कि अब खिलाड़ियों को अपील करने का भी कोई हक नहीं है। हाँ, और ये सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना था। और इसका नारा ही अपने आप में कितना खौफनाक था। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। मतलब शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल दो। सोचिए उस समय आम जनता में कितना डर होगा। इसी के जवाब में गांधी जी ने अपना पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह शुरू किया था, जिसे रॉलेट सत्याग्रह का नाम दिया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार झुकने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गई, जिसका सबसे भयानक रूप हमें 13 अप्रैल 1919 को देखने को मिला, जलियांवाला बाग हत्याकांड। वैसाखी का दिन था वो। हाँ, और स्लाइड 3 भी हमें यही बताती है। वहां कोई हिंसक भीड़ नहीं थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। और वहां बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब जमा थे। और फिर अस्थाई ब्रिगेडियर जनरल हैरी डायर वहां पहुंचता है। और उसने निहत्ती भीड़ पर बिना कोई चेतावनी दिए अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इतिहास में ये सच में एक काला दिन है। बिल्कुल। और डायर का इरादा सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, उसने निकास द्वार बंद करवा दिए थे। वो आतंक फैलाना चाहता था। उफ, इतनी बड़ी क्रूरता। इसके बाद तो ब्रिटिश सरकार को दुनिया के सामने कुछ दिखावा करना ही था कि वो न्याय कर रहे हैं। और उसी दिखावे के लिए 1920 में हंटर कमीशन का गठन किया गया, जिसे हम स्लाइड 4 में देख सकते हैं। ये कोई न्याय नहीं, बस एक लीपापोती थी। हाँ, और इसमें 3 भारतीय सदस्य भी रखे गए थे ना, सीएच सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। सही कहा। लेकिन उनकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ा। रिपोर्ट में सरकार को निर्दोष बता दिया गया और डायर के इतने बड़े नरसंहार को सिर्फ निर्णय लेने की भूल यानी एरर ऑफ जजमेंट कह दिया गया। क्या आप बात कर रहे हैं? इतने सारे निर्दोष लोग मारे गए और वो सिर्फ एक निर्णय लेने की भूल थी? ये तो सच में न्याय का मजाक उड़ाने वाली बात है। और इससे भी बड़ी बात स्लाइड 5 में है। जब डायर ब्रिटेन लौटा तो उसका महिमा मंडन किया गया। ब्रिटिश अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और शेर कहा। बाप रे। और मैंने सुना है कि मॉर्निंग पोस्ट ने उसे मान की तलवार यानी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि भी दी थी। बिल्कुल। और बस यही वो बिंदु था जहां ब्रिटिश न्याय प्रणाली से भारतीयों का भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो गया।
उन्हें समझ आ गया कि अंग्रेजों से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जाहिर सी बात है, जब गोलियां चलाने वाले को सजा के बजाय एक सम्मान मिलेगा तो गुस्सा तो फूटेगा ही। और फिर इस पंजाब के दर्द के साथ एक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जुड़ गया। आप खिलाफत आंदोलन की बात कर रहे हैं। स्लाइड 6 पर आते हैं। हाँ, 1919 का खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के पद का जो अपमान हुआ था, उससे भारत के मुसलमान बहुत आहत थे। बिल्कुल। अली बंधु मतलब शौकत अली और मोहम्मद अली इसके प्रवर्तक थे। साथ ही अबुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खान ने भी इसका नेतृत्व किया। लेकिन यहाँ सोचने वाली एक बहुत ही तार्किक बात है। खलीफा का पद तो तुर्की का मसला था ना। तो एक विशुद्ध धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम के साथ क्यों जोड़ा जा रहा था? ये एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक वैचारिक टकराव है। इसे समझने के लिए हमें स्लाइड 7 को देखना होगा। रणनीति गांधी बनाम जिन्ना। अच्छा, तो दोनों के विचार इस पर अलग थे। बिल्कुल अलग। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो उनका मानना था कि 100 वर्षों में भी दोबारा नहीं आएगा। मतलब उन्हें लगा कि अगर अभी दोनों समुदाय मिल जाएं तो अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो सकती है। सही कहा। और उन्हें अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष भी चुना गया था। लेकिन एम ए जिन्ना ने इसका कड़ा विरोध किया। जिन्ना उस वक्त धार्मिक राजनीति के खिलाफ थे शायद। हाँ, जिन्ना ने गांधी जी को बकायदा सावधान किया कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं के कट्टरपन को राजनीति में प्रोत्साहित न करें। उन्हें डर था कि ये आगे चलकर खतरनाक हो सकता है। ये टकराव बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर तात्कालिक परिणाम देखें तो गांधी जी की रणनीति कुछ समय के लिए बहुत सफल रही। हिंदू मुस्लिम एकता सच में अभूतपूर्व थी। बिल्कुल। और इसी एकता ने स्लाइड 8 के सबसे बड़े जन आंदोलन की नींव रखी, असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इसकी शुरुआत में कांग्रेस के अंदर काफी मतभेद थे ना। मैंने पढ़ा है कि सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में सीआर दास ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। हाँ, किया था। लेकिन राजनीति का बदलाव देखिए। महज 3 महीने बाद दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में खुद सीआर दास ने ही असहयोग का ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश कर दिया। ये सच में बहुत हैरान करने वाला था। ये जमीनी दबाव का असर था। जनता में इतना जोश था कि नेताओं को झुकना पड़ा। और स्लाइड 9 के अनुसार इस आंदोलन का सीधा लक्ष्य था 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति। 1 वर्ष में स्वराज्य, ये नारा ही अपने आप में कितनी ऊर्जा भर देता है। और फिर बहिष्कार की रणनीति शुरू हुई। बिल्कुल। गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। बड़े बड़े वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया। विदेशी कपड़े जलाए जाने लगे। और एक बहुत ही मजेदार तथ्य यहाँ पर है, शराबबंदी का असर। शराब के बहिष्कार से ब्रिटिश सरकार को इतना भारी राजस्व का नुकसान हुआ कि बिहार सरकार पूरी तरह बौखला गई। हाँ, उन्होंने शराब पीने वालों को प्रेरित करने के लिए महान ऐतिहासिक मद्यपाइयों मतलब दुनिया के बड़े बड़े शराबियों की एक पूरी लिस्ट ही जारी कर दी। मतलब सरकार आधिकारिक रूप से कह रही है कि देखो, ये महान लोग भी शराब पीते थे तो तुम भी पियो। ये बहुत ही हास्यास्पद है, लेकिन इससे अंग्रेजों की हताशा का पता चलता है। बिल्कुल। और स्लाइड 10 बताती है कि इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। आम लोगों के मन से अंग्रेजों का, पुलिस का खौफ एकदम खत्म हो गया था। पहली बार पूरा देश इतने बड़े पैमाने पर संगठित था। युवाओं ने तो कमाल ही कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस जैसी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हाँ, और नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य बन गए। जवाहरलाल नेहरू भी किसानों को संगठित कर रहे थे। मतलब सब कुछ बिल्कुल एक सही दिशा में जा रहा था। वो बेकाबू ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पे थी। लेकिन फिर आती है स्लाइड 11, चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी 1922 का वो दिन। यही वो इमरजेंसी ब्रेक था। गोरखपुर के चौरी चौरा में एक उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। और उसमें 23 पुलिस वालों की जिंदा जलकर मृत्यु हो गई। ये बहुत ही त्रासद घटना थी। और गांधी जी के लिए ये घटना उनके अहिंसा के मूल सिद्धांत के खिलाफ थी। उन्हें लगा कि हिंसा ने आंदोलन के उद्देश्य को ही नष्ट कर दिया है। इसलिए उन्होंने कड़ा फैसला लिया और 12 फरवरी 1922 को बारदोली से पूरा का पूरा आंदोलन ही स्थगित कर दिया। और इस अचानक स्थगन से जो भयंकर निराशा फैली वो हम स्लाइड 12 में देख सकते हैं। अंदरूनी विद्रोह शुरू हो गया। हाँ, डॉक्टर मुंजे ने तो बाकायदा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव यानी सेंसर मोशन तक पेश कर दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी असहमति जताई थी। हालांकि वे विदेशी कपड़ों को जलाने के पहले से ही खिलाफ थे। उन्होंने इसे अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी कहा था।
और युवा नेता तो पूरी तरह टूट गए थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय जैसे दिग्गज इस अचानक वापसी से बेहद निराश थे। बिल्कुल, सबको लगा कि आजादी हाथ से निकल गई। लेकिन क्या सच में ये आंदोलन पूरी तरह विफल था? स्लाइड 15, मास्टर मेमोरी मैट्रिक्स और निष्कर्ष हमें एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। मतलब भले ही एक वर्ष में स्वराज्य का सपना टूट गया हो, लेकिन इस कालखंड ने बहुत कुछ नया खड़ा किया। बिल्कुल, काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे बड़े राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना इसी दौरान हुई। हाँ, इन संस्थानों ने ऐसे छात्रों को तैयार किया जो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई का चेहरा बने। तो इसने भविष्य के निर्णायक संघर्ष की एक अटूट नींव जरूर रख दी थी। एकदम सही। और ये सब हमें बताता है कि इतिहास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, इसमें हमेशा वैचारिक टकराव रहते हैं, जैसे धर्म और राजनीति पर गांधी और जिन्ना के बीच, या आंदोलन को रोकने पर गांधी और युवा नेताओं के बीच। और यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। सही कहा। लेकिन इन सारे स्रोतों को खंगालने के बाद एक बहुत गहरा सवाल बार बार दिमाग में गूंजता है। अगर उस दिन चौरी चौरा की घटना के बावजूद आंदोलन वापस ना लिया गया होता तो क्या होता? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की पूरी दिशा ही बदल सकता था। क्या सच में भारत 1922 में ही आजाद हो जाता, या फिर ये पूरा अहिंसक आंदोलन किसी बहुत बड़े और हिंसक गृहयुद्ध में बदल जाता, जिसे अंग्रेज बड़ी बेरहमी से कुचल देते? ये सोचने वाली बात है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। बिल्कुल। तो आज की क्लास को हम इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है,